हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम कंप्लीट वन शॉट एस ब्लॉक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एस ब्लॉक को हम कम्प्लीटली आज के इस लेक्चर में जेई एज वेल एज नीट के लिए फिनिश करेंगे। बच्चों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितने भी चीज़ें हमारे मेन चीज़ें हैं उनको आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और पूरा डिटेल में कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों, ताकि आपका एक भी टॉपिक बिल्कुल भी स्किप नहीं होगा और आपको हर एक टॉपिक का रिवीजन मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बच्चों एस ब्लॉक के अंदर क्या क्या होता है, दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। ग्रुप वन हमारा क्या होता है, एल्कली मेटल, एंड ग्रुप टू हमारा होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ग्रुप वन के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ आवर एल्कली मेटल। तो एल्कली मेटल में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। आउट ऑफ विच ध्यान रखिएगा फ्रेंशियम आपका क्या होता है बच्चों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसका लाइफ टाइम काफ़ी कम होता है। तो ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है एटॉमिक रेडियाई। तो टॉप से बॉटम जाने पे बच्चों, टॉप से अगर बॉटम हम जाते हैं तो साइज हमारा बढ़ता जाता है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स आपके इंक्रीज होते जाते हैं जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम एस ब्लॉक के अंदर चलते हैं। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस आपका फ्रेंशियम का होगा बच्चों, उसके उससे कम आपका सीजियम का होगा, उससे कम रुबीडियम का, और सबसे मिनिमम आपका लिथियम का होगा। मतलब आप ये ध्यान में रखिए कि टॉप से बॉटम जाने पे शेल्स के बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो साइज होती है, जो रेडियाई होती है हमारी, वो इंक्रीज होती है। चाहे आप रेडियाई एटॉमिक रेडियाई की बात करें, चाहे आप आयनिक रेडियाई की बात करें, दोनों की वैल्यू बच्चों क्या होती है, इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। नाउ पॉइंट टू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली बच्चों यहाँ पे ये मैंने हाईलाइट करके रखा है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। तो ध्यान में रखिएगा बच्चों, डेंसिटी जो होती है एज यूजुअल हम ये देखते हैं कि डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। टॉप से बॉटम जाने पे बच्चों मास बढ़ता है, और जैसे जैसे मास बढ़ेगा और टॉप से बॉटम जाने पे वॉल्यूम भी बढ़ता है। मतलब अगर एल्कली मेटल फैमिली में हम जाते हैं तो मास भी टॉप से बॉटम बढ़ता है, लिथियम से सीजियम की तरफ मास भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। बट इंक्रीज इन मास इज मोर इफेक्टिव, मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, बिकॉज ऑफ विच डेंसिटी आपकी क्या होती है, बढ़ती है। तो इसलिए सीजियम का सबसे ज़्यादा होता है, फिर रुबीडियम का होता है, फिर एक्सपेक्ट किया जाता है कि पोटेशियम का होना चाहिए, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है बच्चों। ये यही एक्सेप्शन के ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। एक्सेप्शन ये है कि एक्चुअल में एक्सपेक्ट किया जाता है कि पोटेशियम की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, बट एक्चुअल में किसकी होती है, सोडियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है। और सबसे कम डेंसिटी इस ग्रुप के अंदर किसका होता है, लिथियम का। तीसरा बच्चों है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप से बॉटम जाने पे क्या होता है, डिक्रीज करता है। सबसे कम आपका किसका होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी बच्चों, सीजियम का, और सबसे ज़्यादा होता है लिथियम का। क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है। साइज टॉप से बॉटम जाने पे बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपका कम होता जाएगा। चौथा पॉइंट है बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, या फिर इसको मेटालिक कैरेक्टर भी कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटालिक कैरेक्टर को आप रिलेट कर सकते हो किसके साथ, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्योंकि बच्चों मेटल की खासियत होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होता है। अब सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन वही लूज कर सकता है जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं सबसे आयनाइजेशन एंथैल्पी बच्चों सीजियम का कम है, तो इसलिए ग्रुप वन के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा, सीजियम, क्योंकि यही आपका सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा। और लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, तो इसका मेटालिक कैरेक्टर कह लीजिए या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कह लीजिए, सबसे लीस्ट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें बच्चों, तो जितने भी एल्कली मेटल के कंपाउंड होते हैं वहाँ पे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर बात करें तो NS के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब आउटर शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम NS1 से दिखाते हैं। अगर लिथियम का पूछा जाए तो लिथियम का आउटर शेल 2s1 होता है, सोडियम का 3s1 होता है, पोटेशियम का 4s1, रुबीडियम का 5s1, और उसके बाद सीजियम का 6s1 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा बच्चों। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग का मतलब होता है दूसरों को रिड्यूस करके खुद का ऑक्सीडेशन करना। खुद का ऑक्सीडेशन मतलब खुद के इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। अब इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा बच्चों होती है सीजियम की, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है और इसी एक्सेप्शन की वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता
जाता है। लिथियम का बच्चों हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। मतलब जितने भी एलिमेंट हैं, अगर ये केमिकल रिएक्शन अगर एक्वस फेज में करवा रहे हैं तो एक्वस फेज में बच्चों सबसे अच्छा रिड्यूसिंग नेचर जो होता है वो लिथियम का होता है, और सबसे वर्स्ट यहाँ पे किसका होता है, सोडियम का। तो बच्चों लिथियम को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो बाकी का आप क्या ध्यान में रखेंगे कि टॉप से बॉटम जाने पे अगर लिथियम को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए, तो अगर मैं सोडियम से लेके सीजियम तक को याद रखने की कोशिश करूँ तो हम कैसे याद रख सकते हैं। टॉप से बॉटम जाने पे मेटल का साइज बढ़ता है, मेटल का साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन आसान है। तो रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, दूसरों को रिड्यूस करके खुद का ऑक्सीडेशन करना। तो मेटल का ऑक्सीडेशन क्या होगा, टॉप से बॉटम ईजी हो जाएगा, इसलिए उसकी रिड्यूसिंग एबिलिटी बढ़ेगी। तो सीजियम का सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा रुबिडियम का, उससे कम होगा पोटेशियम का, उससे कम होगा सोडियम का। लेकिन हमारा लिथियम क्या है बच्चों, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन की वजह से लिथियम को सबसे आगे रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि एक्सेप्शंस की वजह से यहाँ पे लिथियम का रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज़्यादा होता है। एक्चुअल रीज़न जो होता है बच्चों, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट थिंग बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, चाहे आप ग्रुप 1 की बात करें या ग्रुप 2 की बात करें, सारे एलिमेंट बच्चों सॉफ्ट होते हैं। बट राइट नाउ आई एम talking about group 1 element, and in case of group 1 element they have only single electron in their valence shell। and बच्चों जब सिंगल इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में होगा तो इनका जो मेटालिक बॉन्ड होगा वो काफ़ी वीक बनेगा, और मेटालिक बॉन्ड वीक बनने की वजह से इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो काफ़ी लो होता है। नेक्स्ट थिंग, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, जितने भी अल्कली मेटल्स हो, हार्डली मतलब जितने भी मेटल्स है, लिथियम को अगर छोड़ दिया जाए थोड़ा बहुत, ठीक है, तो लिथियम थोड़ा बहुत आपका हार्ड होता है, रेस्ट जितने भी मेटल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 10 इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अभी तक जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किया उसमें से एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान में रखिएगा। जहाँ जहाँ एक्सेप्शंस आपको दिख रहा है वहाँ पे क्वेश्चंस आने के सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होंगी। अब देखिए पॉइंट नंबर 10 क्या है बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आयनिक मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द हाइड्रेटेड आयन। बच्चों जैसे सपोज आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा, सपोज आपको कहा है कि LiCl है, NaCl है, KCl है, RbCl है और सीजियम क्लोराइड है। आपने इसको क्या किया, वाटर के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। अब वाटर के अंदर ऐड करने के बाद ये सिंस आयनिक कंपाउंड है तो ये आयन में टूट जाएंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कौन से सोल्यूशन में होगी। तो सबसे पहले ध्यान में रखिए बच्चों, यहाँ पे मेटल आयन कौन कौन है, Li+ है, Na+ है, K+ है, Rb+ है, सीजियम+ है। जितना छोटा साइज होगा आयन का उतना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ अट्रैक्टेड होगा, ठीक है, और जितना बड़ा आयन होता है उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आपका कम अट्रैक्टेड होता है। तो स्मॉलर आयन विल अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, हाइड्रेटेड आयन का मतलब क्या है, आयन के चारों तरफ जो वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे अरेंज्ड है तो उसको अगर साथ में कंसीडर करें तो उससे मतलब जो पूरा हमारा रेडियस होगा अलोंग विथ वाटर, मतलब जैसे Li+ है, Li+ के चारों तरफ लेटेस से ये हमारा यहाँ तक वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इस सेंटर से लेके इस आउटर शेल तक का जो रेडियस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड रेडियाई कहेंगे। तो बच्चों देखो ये ध्यान रखना है कि जितना छोटा आयन होगा उतना ज़्यादा उसका हाइड्रेशन होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर पाएगा, और जिसका हाइड्रेशन ज़्यादा होता है उसका आयन का साइज़ क्या होगा बच्चों, वाटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि किसका साइज़ सबसे बड़ा है, तो बहुत सिंपल सा चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं LiCl की बात करूँ, लेटेस्ट से ये हमारा Li+ है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होगा पानी में, वाटर के अंदर इसका साइज सबसे बड़ा होगा, और सीजियम आयन का साइज सबसे छोटा होगा क्योंकि उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल कम अट्रैक्ट होंगे। तो अगर बच्चों यहाँ पे आपको साइज पूछा जाए किसका साइज, हाइड्रेटेड आयन का, मतलब वाटर के साथ
वाटर के साथ आपको साइज को कंसिडर करना है। तो वाटर के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो किसका साइज बड़ा है बच्चों? Li+ का साइज बड़ा है। तो सबसे ज़्यादा साइज होता है Li+ का, फिर Na+ का, फिर K+ का, फिर Rb+ का, फिर आपका किसका होता है बच्चों? Cesium+। मतलब वाटर में सीजियम आयन का साइज सबसे छोटा होता है, Li+ आयन का साइज सबसे बड़ा होता है। तो ये तो हो गया हाइड्रेटेड आयन का साइज। अब अगर मोबिलिटी की बात करें, मोबिलिटी का मतलब होता है मूव करना। अब देखो, अगर एक छोटा पार्टिकल होगा बच्चों, आसानी से मूव कर पाएगा, और कोई बल्की पार्टिकल होगा और मूव करने में उसको डिफिकल्टी होगी। तो सबसे बड़ा पार्टिकल कौन है? Li+। तो इसलिए उसका मोबिलिटी सबसे लो होगा। और Cesium+ सबसे छोटा पार्टिकल है, तो उसकी मोबिलिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। मतलब मोबिलिटी को मैं किससे रिलेट कर सकती हूँ? साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साथ रिलेट कर सकती हूँ। यही बात मैंने यहाँ पे दिखाया है। और हाइड्रेशन किसका ज़्यादा होगा, उसके लिए भी एक छोटा सा रिलेशन मैं आपको दे देती हूँ, ध्यान में रखिएगा। हाइड्रेशन का आयन के साइज से क्या रिलेशन है? हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जितना छोटा साइज होगा आयन का, उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल उतने ही ज़्यादा आ जाएंगे। और अगर साइज ऑफ आयन बड़ा है तो उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल कम होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि यहाँ पे ये हमारा साइज आयनिक हाइड्रेटेड आयन के साइज का सीक्वेंस है। सेकेंड वाला सीक्वेंस किसका है? आयनिक मोबिलिटी का सीक्वेंस है। और तीसरा वाला जो सीक्वेंस है बच्चों किसका है? कंडक्टेंस का। अब देखो, अब यहाँ पे कंडक्टेंस बेसिकली किसकी वजह से होती है बच्चों? आयन के मूवमेंट की वजह से। और सबसे आसानी से मूव कौन कर पा रहा है? सीजियम आयन, क्योंकि इसकी मोबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो जिसकी मोबिलिटी सबसे ईजी होगी, जिसका मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, उस आयन को मूव करने में सबसे आसानी होगी। और जो आसानी से मूव कर पाएगा, उसी की वजह से कंडक्टेंस भी क्या होगा? सोल्यूशन में ज़्यादा होगा। सो ध्यान रखिएगा बच्चों, छोटा आयन ज़्यादा हाइड्रेट होता है, ज़्यादा हाइड्रेट होने की वजह से उसका साइज़ बढ़ जाता है। और उसका साइज़ अगर बढ़ेगा बच्चों, तो वहाँ पे क्या होगा? उसकी मोबिलिटी कम होगी, और मोबिलिटी कम होगी तो उसका वहाँ पे कंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। तो सीजियम का आयन का साइज़ एक्चुअली में बड़ा होता है, तो इसलिए उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल कम आते हैं, कम अट्रैक्ट होते हैं। तो उसका जो रेडियस है वाटर के साथ, वो क्या होता है एक्चुअली में, जिसको हम हाइड्रेटेड रेडियाई कहते हैं, वो एक्चुअली में कम होता है। तो हाइड्रेटेड रेडियाई कम होने की वजह से क्या होगा बच्चों? वो आसानी से मूव कर पाएगा, उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। और मोबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से जब जब वो फ्रीली मूव कर पाएगा तो कंडक्टिविटी भी ज़्यादा दिखाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों ये पॉइंट ध्यान में रखना है आप लोगों को कि जितने भी एल्कली मेटल हैं उन सभी के अंदर बीसीसी स्ट्रक्चर होता है। जितने भी एल्कली मेटल है सबके लैटिस बीसीसी टाइप के होते हैं। और बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8। तो अगर कभी पूछ ले तो ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। एल्कली मेटल हैव बीसीसी स्ट्रक्चर एंड ऑल आर हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 8। नाउ समटाइम्स बच्चों फ्लेम कलर के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो इसमें फ्लेम कलर में क्या ध्यान में रखिएगा? जैसे लिथियम का कलर क्या होता है बच्चों? लिथियम का कलर होता है क्रिम्सन रेड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सोडियम का बच्चों यहाँ पे येलो कलर होता है, तो ये याद रखिएगा। पोटेशियम का वायलेट कलर होता है, रुबीडियम का रेड वायलेट होता है, और जो हमारा सीजियम है उसका ब्लू होता है। ये सारे कलर आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, बिकॉज कई बार क्वेश्चन आप लोगों के फ्लेम कलरेशन पे आ चुका है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे हमारा जो पॉइंट नंबर 13 है, ये पॉइंट नंबर 13 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी कंपाउंड हमारे एल्कली मेटल के होते हैं वो मोस्टली डायामैग्नेटिक होते हैं, जितने भी कंपाउंड एक्सेप्ट सुपर ऑक्साइड। तो ध्यान रखिएगा, सुपर ऑक्साइड को छोड़ के, क्योंकि सुपर ऑक्साइड कौन सा होता है बच्चों? O2-। और O2- यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है? 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। और 17 इलेक्ट्रॉन इज अ ऑड नंबर। और ऑड नंबर बच्चों क्या होता है? इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक। मैंने कई बार अपने वीडियोज़ में यहाँ पे पैरामैग्नेटिक के बारे में एक ट्रिक आप लोगों को बताया है। तो आप लोगों को वहाँ पे मैंने क्लियरली कहा था कि 17 इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज यूजुअली पैरामैग्नेटिक होते हैं। सो ध्यान रखिएगा, जितने भी कंपाउंड है एल्कली मेटल के सभी डायामैग्नेटिक है, लेकिन जितने भी सुपर ऑक्साइड्स होंगे वो सारे पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे। पॉइंट नंबर 14 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों।
जितने भी सॉल्ट होते हैं एल्कली मेटल के मोस्टली वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या है, लिथियम फ्लोराइड हमारा वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लिथियम कार्बोनेट हमारा वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और लिथियम फॉस्फेट हमारा वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इन तीनों को अगर छोड़ दें तो मोस्टली जितने भी हमारे कंपाउंड होते हैं एल्कली मेटल के वो सारे वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। नाउ कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे बच्चों नोट के फॉर्म में मैंने लिखा है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, सीजियम एंड पोटेशियम आर यूज्ड इन द फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। तो ध्यान रखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर क्या होता है बच्चों, हम मेटल के सरफेस पे लाइट को रेडिएट करते हैं और मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को हम इजेक्ट करते हैं। तो हम उन्हीं मेटल को यूज़ करेंगे जहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना ईजी होगा। और ऐसे मेटल्स कौन कौन से हैं, सीजियम एंड पोटेशियम, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी लो होती है और लो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से इनसे इलेक्ट्रॉन को निकलवाना काफ़ी ईजी होता है। तो इसीलिए इनको फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज़ किया जाता है। नाउ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले रिएक्टिविटी मेटल, अगर मेटल की रिएक्टिविटी की बात करें बच्चों तो सिंस एल्कली मेटल्स के जितने भी एलिमेंट है सारे मेटल्स हैं, और मेटल्स की खासियत क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। और इलेक्ट्रॉन लूज कौन आसानी से कर पाएगा बच्चों, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी, राइट। जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी वहां से इलेक्ट्रॉन को लॉस कराना ज़्यादा ईजी है। जैसा कि ऊपर मैंने कहा कि टॉप से बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, मेटल के पास बढ़ेगी। और मेटल के पास अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी इसका मतलब मेटल की रिएक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो लिथियम सबसे लेस यहाँ पे रिएक्टिव होता है और सीजियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ पे सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चों रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगेन बच्चों। हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी किस तरह से आप लोगों को याद रखना है, देखिए तो मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके बच्चों मेटल हाइड्राइड टाइप का कंपाउंड बनाता है। मेटल की वैलेंसी 1 होती है एस ब्लॉक में, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 होती है, तो कंपाउंड किस तरह का बनेगा, MH टाइप का बनेगा, जहाँ पे M क्या क्या हो सकता है, लिथियम से लेके सीजियम हो सकता है। अब याद क्या क्या रखना है, तो सबसे पहला बच्चों अगर जितने भी हमारे मेटल हाइड्राइड होते हैं ये सारे आयनिक हाइड्राइड होते हैं एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम का जो हाइड्राइड होता है बच्चों ये कोवलेंट होता है, तो ध्यान में रखिएगा इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी हमारे मेटल के हाइड्राइड होते हैं वो सारे आयनिक नेचर के होते हैं। नाउ जितने भी आयनिक हाइड्राइड है ग्रुप 1 एलिमेंट के, उनको अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको मेटल का करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड मिलता है अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस मिलता है। कहने का मतलब है कि अगर मैं सपोज NaH का रिएक्शन वाटर के साथ करा दूँ, याद कैसे रखोगे रिएक्शन, गौर से देखो। सोडियम के ऊपर बच्चों कितना चार्ज है, +1, हाइड्रोजन पे -1, ठीक है। हाइड्रोजन जब जब मेटल से लगा होगा हमेशा -1 में होगा। अब वाटर के पास कौन कौन से आयन होते हैं, H+ एंड OH-। अब यहाँ पे है Na+ और H-। अब पॉजिटिव को क्या करो, नेगेटिव आयन दे दो, तो Na+ OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके NaOH बना देगा, और H नेगेटिव H+ के साथ ज्वाइन होकर हाइड्रोजन गैस बना देगा। तो कोई भी अगर आपको मेटल हाइड्राइड दिया होता है, मतलब कोई भी S ब्लॉक का मेटल का हाइड्राइड दिया होता है, अगर आप उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो उसी मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलेगा अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस मिलेगा। नाउ दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड की बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिथियम क्या है, एक तो हाइड्रोजन छोटा एटम है बच्चों, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, ये केमिस्ट्री का फंडा है, स्मॉल एटम हमेशा बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है स्मॉल एटम के साथ, मतलब 2 स्मॉल एटम के बीच में बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू एक स्मॉल और एक लार्ज। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिथियम से सीजियम हाइड्राइड की तरफ, हाइड्रोजन सभी जगह पे बेटा कॉमन है, हाइड्रोजन हर जगह पे फिक्स है, लेकिन लिथियम का साइज छोटा है, और जैसे जैसे लिथियम से सीजियम की तरफ जाएंगे साइज हमारा बढ़ता जा रहा है। मतलब कुछ इस तरह का सिचुएशन आपको मिलेगा। इसको हम यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हैं, लिथियम हाइड्राइड से लेके सीजियम हाइड्राइड तक, कि अगर मान के चलिए आपके पास सपोज ये Li है और ये हाइड्रोजन है, उसके बाद लिथियम, ये हमारा हाइड्रोजन अभी भी है लेकिन सोडियम का साइज थोड़ा बढ़ गया, ये अभी भी हाइड्रोजन है, पोटेशियम थोड़ा और बड़ा हो गया।
उसके बाद ये अभी भी हाइड्रोजन है, रुबिडियम और बड़ा हो गया, और ये हाइड्रोजन अभी भी है, और ये सीजियम हो गया। कहने का मतलब है हाइड्रोजन का साइज पांचों कंपाउंड में क्या है बच्चों, कॉमन है, लेकिन मेटल का साइज बढ़ता जा रहा है, मतलब साइज का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। साइज डिफरेंस बढ़ेगा, बॉन्ड आपका वीक हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहाँ पे है, LiH के अंदर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड जहाँ पे होगा वो सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल होगा। थर्मली स्टेबल का मतलब होता है हीट देने पे भी वो आसानी से डिकम्पोज नहीं करेगा, मतलब हीट के अंदर भी क्या है, हीट देने पे भी वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे लिथियम हाइड्राइड होगा बच्चों, और सबसे लीस्ट स्टेबल यहाँ पे कौन होगा, सीजियम हाइड्राइड होगा। और जैसे जैसे हम लिथियम के हाइड्राइड से सीजियम के हाइड्राइड की तरफ मूव करेंगे, जो हमारी स्टेबिलिटी होगी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द साइज डिफरेंस। नेक्स्ट बच्चों, रिड्यूसिंग एबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अगेन। सबसे पहले रिड्यूसिंग एबिलिटी का मतलब क्या है, देखो रिड्यूसिंग का मतलब होता है दूसरों को रिड्यूस करना। ठीक है, अब ध्यान से समझना, बहुत सिंपल तरीके से इसको आप याद रख पाएंगे एग्जाम के लिए। अगर मान के चलिए ये मेरे पास कोई सब्सटेंस है, मुझे इसको रिड्यूस कराना है, तो रिडक्शन का क्या क्या कंसेप्ट होता है बच्चों। अगर किसी सब्सटेंस को रिड्यूस कराना है तो मैं इसमें हाइड्रोजन का एडिशन कर दूं, राइट। किसी सब्सटेंस को अगर रिड्यूस कराना है, अगर मैं उसमें हाइड्रोजन का एडिशन कर दूं, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा सब्सटेंस रिड्यूस हो चुका है। अब देखिए बच्चों, ये जितने भी मेरे पास कंपाउंड है, जितने भी हमारे पास हाइड्राइड है, सबसे आसानी से कहाँ से हाइड्रोजन हमें मिल सकता है, सीजियम हाइड्राइड। क्योंकि सीजियम हाइड्राइड के अंदर सीजियम और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड सबसे वीक है, क्योंकि हाइड्रोजन काफ़ी छोटा है, सीजियम काफ़ी बड़ा है। तो साइज डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड आसानी से तोड़ा जा सकता है। बॉन्ड आसानी से टूटेगा, हाइड्रोजन आपको आसानी से मिलेगा, और जैसे हाइड्रोजन आपको आसानी से मिलेगा, ये आसानी से किसी सब्सटेंस के अंदर ऐड होके उस सब्सटेंस को रिड्यूस कर पाएगा। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट उसी को कहा जाएगा जहां से हाइड्रोजन को निकालना सबसे आसान होगा, और सबसे आसानी से हाइड्रोजन उसी जगह से निकल सकता है जहां पे मेटल जो हमारी हाइड्राइड है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है बच्चों, लो है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिड्यूसिंग एबिलिटी होगा सीजियम का, उससे कम होगा रुबिडियम का, और सबसे कम किसका होगा बच्चों, LiH का। क्योंकि लिथियम और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग है, इस बॉन्ड को तोड़ना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकालना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, और अगर हाइड्रोजन निकलेगा ही नहीं तो आसानी से किसी को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली मैंने जितने भी स्लाइड्स के अंदर पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, सारे पॉइंट्स बच्चों आपका इंपॉर्टेंट है, और मैंने कोई भी पॉइंट आपका एस ब्लॉक से रिलेटेड जिसके आने के एग्जाम में चांस होते हैं, मैंने किसी को भी स्किप नहीं किया है। आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेंगे तो। यहाँ पे पॉइंट देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया है बच्चों, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दीज आयनिक हाइड्राइड स्पेशली इन द मोल्टेन फॉर्म हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड एंड मेटल एट कैथोड। कई बार क्वेश्चंस आ चुका है कि आयनिक हाइड्राइड का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे मिलता है, एनोड पे या कैथोड पे। इसको भी याद रखने का मैं तरीका आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रही हूँ, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। अब हमें मोल्टेन लेना है बच्चों, जैसे मान के चलो मैंने NaH लिया, NaH किस फॉर्म में है, Na प्लस एंड H माइनस के फॉर्म में है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए सिंस हमने मोल्टेन फॉर्म लिया है तो मतलब यही आयन होंगे मेरे पास अवेलेबल, Na प्लस एज वेल एज H माइनस। अब देखो एनोड अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, H नेगेटिव को, तो H नेगेटिव आपका पहुँचेगा एनोड पे। अब एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, हमेशा ध्यान रखिए एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो H नेगेटिव आपने बच्चों भेजा है एनोड पे, तो ये H नेगेटिव के 2 मोल क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके H2 बना देंगे। और चार्ज को बैलेंस अगर करना है आपको तो 2 नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड में है तो उसके चार्ज को बैलेंस कर दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में ऐड करके। तो इस तरह से एनोड पे आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ है। अब यहाँ बचा क्या बच्चों, Na प्लस, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर अट्रैक्शन फील करेगा, कैथोड की तरफ, तो Na प्लस को कैथोड पे भेज दो। और सिंस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो गेन भी 2 का होना चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन के सामने 2 Na प्लस दे दो, तो यहाँ पे 2 सोडियम मेटल आपको डिपॉजिट हो जाएगा। तो मेटल आपका डिपॉजिट होता है कैथोड पे, और एनोड पे आपका कौन सा गैस बच्चों लिबरेट होता है, हाइड्रोजन गैस आपका लिबरेट होता है।
तो ये सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हमारे हाइड्राइड से इंपॉर्टेंट थे, सभी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। देखिए मेटल्स जो होता है बच्चों, एल्कली मेटल में वो 3 तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। सबसे पहले अगर मेटल को O2 के साथ कंबाइन कराते हो तो इनिशियल स्टेज में वो बनाता है मोनोक्साइड। मोनोक्साइड का जनरल फॉर्मूला होता है M2O, इसको मोनोक्साइड कहते हैं। उसके बाद अगर थोड़ा और ऑक्सीजन आप सप्लाई कर देते हो तो ये बना देता है पेरोक्साइड। और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कुछ मेटल्स क्या करते हैं, सुपर ऑक्साइड्स बना देते हैं। तो अब आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन पेरोक्साइड बनाता है, कौन सुपर ऑक्साइड बनाता है, कौन मोनोक्साइड बनाता है। तो आउट ऑफ ऑल द एल्कली मेटल लिथियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है बच्चों जो सिर्फ और सिर्फ मोनोक्साइड बनाता है। सोडियम आपका सिर्फ और सिर्फ आपका पेरोक्साइड बनाता है अलोंग विथ मोनोक्साइड, मतलब सोडियम आपका मोनोक्साइड भी बनाता है, Na2O भी बनाता है और साथ साथ में पेरोक्साइड भी फॉर्म करता है। लेकिन लिथियम बच्चों मोनोक्साइड बनाता है बट उसके पेरोक्साइड के कंटेंट काफ़ी नेग्लिजिबल होते हैं, इसलिए हम इसका कहते हैं कि ये पेरोक्साइड नहीं बनाता है। सिर्फ सोडियम ही पेरोक्साइड आपका कंसिडरेबल अमाउंट में बनाता है। और उसके बाद जितने रेस्ट अदर एलिमेंट है, कौन कौन, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड्स का जनरल फॉर्मूला होता है MO2। अगर पोटेशियम है तो KO2 होगा, रुबिडियम होगा तो RbO2 होगा, सीजियम होगा तो CzMO2 होगा। और सोडियम का पेरोक्साइड का जनरल फॉर्मूला क्या है, Na2O2 है। और लिथियम के मोनोक्साइड का फॉर्मूला है Li2O। अब इस टेबल के अंदर बच्चों मैंने मोनोक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड्स किस तरह के जनरल फॉर्मूला के साथ होते हैं उनको मैंने इंक्लूड किया है। तो अगर मोनोक्साइड है तो M2O टाइप का होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा। पेरोक्साइड होगा तो M2O2 टाइप का होगा। और अगर आपका सुपर ऑक्साइड है तो सुपर ऑक्साइड आपका MO2 टाइप का होता है। अब देखिए ऑक्साइड टाइप के अंदर ये जो मोनोक्साइड है यहाँ पे ऑक्सीजन आपका O-2 के फॉर्म में है, ठीक है। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन आपका O2-2 के फॉर्म में होता है और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन आपका O2- के फॉर्म में होता है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का निकालेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको -2 मिलेगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का कितना मिलेगा, -1। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन -1 में होता है एंड सुपर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन आपका -1/2 में होता है। कैसे यहाँ पे -1/2 आया, तो सपोज ऑक्सीजन का X ले लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, कितने ऑक्सीजन है 2, तो 2x इक्वल टू ओवरऑल चार्ज इज -1, तो x यहाँ से कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। इसी तरह से आप पेरोक्साइड में निकाल सकते हैं 2x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -1। तो ये सारी चीज़ें बच्चों अब आपको ध्यान में रखनी है कि कौन आपका मोनोक्साइड बनाता है, कौन पेरोक्साइड और कौन सुपर ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट भी मैंने एनसीईआरटी से लिया है बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, हाईली रिएक्टिव जितने भी एलिमेंट हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट की बात हो रही है अभी, जितने भी एलिमेंट हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन की तरफ। एंड जनरली अगर एयर के प्रेजेंस में इनको ओपनली छोड़ दिया जाता है तो ये आसानी से क्या होते हैं, टार्निशेस हो जाते हैं, बिकॉज इनके सरफेस पे क्या होता है, इनके ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है। तो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस लेयर, ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस, ये जनरली क्या होते हैं बच्चों, केरोसिन या पैराफिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखे जाते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एयर। क्योंकि ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है बच्चों कि अगर इनको आप ओपनली छोड़ दोगे तो ये एयर के साथ भी आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं और मॉइस्चर के साथ भी बहुत ही फास्ट रिएक्शन करते हैं। तो इसीलिए इनके रिएक्टिविटी को देखते हुए इनको केरोसिन या फिर पैराफिन ऑयल के अंदर प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। नेक्स्ट थिंग, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी मोनोक्साइड और पेरोक्साइड है बच्चों ये सारे कलरलेस होते हैं और साथ साथ में डायामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। क्यों ऐसे होते हैं कलरलेस बच्चों, तो बहुत सिंपल सा है। मोनोक्साइड और पेरोक्साइड, मोनोक्साइड हमारा O-2 है बच्चों, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास टोटल, न्यूट्रल ऑक्सीजन के पास 8 और यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन, राइट। और उसके बाद यहाँ पे क्या है बच्चों, पेरोक्साइड हमारा O2-2 है। O2-2 का मतलब कितने कितने इलेक्ट्रॉन हुआ टोटल, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 8 × 2 16, 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन तो बच्चों इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये इवन है तो ये हमारा हो जाएगा डायामैग्नेटिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं ऑक्साइड आयन की बात करूँ तो ऑक्सीजन का, हमने एक ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है बच्चों, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है,
तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसका कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 मतलब लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है 2p वाला, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो चुके हैं। तो ऑक्साइड भी आपका क्या होता है बच्चों, मोनोक्साइड भी आपका डायामैग्नेटिक होता है क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। और पेरोक्साइड भी आपका क्या होता है बच्चों, आपका डायामैग्नेटिक होता है क्योंकि वो भी आपका क्या होता है, उसके पास भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब डायामैग्नेटिक नेचर का है। बट जो सुपर ऑक्साइड होते हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर कहा, क्योंकि सुपर ऑक्साइड इज O2 माइनस, इट इज हैविंग 17 इलेक्ट्रॉन एंड 17 इलेक्ट्रॉन इज अ ऑड नंबर, एंड ऑड नंबर वाले स्पीशीज यूजुअली क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। ये ट्रिक मैंने आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग वाले लेक्चर में बता रखा है, तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है आप वहाँ जाके रेफर कर सकते हैं। नाउ जितने भी बच्चों डायामैग्नेटिक स्पीशीज है जैसे मोनोक्साइड एंड पेरोक्साइड बच्चों, ठीक है, तो इनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हाई एनर्जी लेवल में पॉसिबल तो है नहीं, और जब एक्साइटेशन होगा ही नहीं तो कंपाउंड आपका कलर नहीं दिखाएगा। तो इसलिए मोनोक्साइड एंड पेरोक्साइड आपके कलरलेस होते हैं। लेकिन सुपर ऑक्साइड में क्या होता है बच्चों, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, उस अनपेयर इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी दे के एक लेवल से दूसरे लेवल पे जंप करवा सकते हैं, और जब वो दोबारा से हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आएगा तो उस दौरान वो कलर को एमिट कर पाएगा। इसीलिए आपके जो सुपर ऑक्साइड होते हैं वो पैरामैग्नेटिक के साथ साथ कलर्ड भी शो करते हैं। और कौन से कलर स्पेसिफिकली शो करते हैं, येलो एंड ऑरेंज कलर। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी आप लोगों को अब ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए जितने भी हमारे मोनोक्साइड है, लिथियम का हो या सोडियम का हो या पोटेशियम का हो या रुबिडियम का हो, कोई भी मोनोक्साइड हो, अगर आप उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे आपको सिंपली क्या मिलेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलेगा। जैसे Li2O को वाटर के साथ रिएक्शन किया LiOH मिला, सोडियम ऑक्साइड का, सोडियम मोनोक्साइड का वाटर के साथ किया सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला। अगर हमने पोटेशियम मोनोक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ किया होता हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता। तो किसी भी मोनोक्साइड का रिएक्शन, ध्यान रखिएगा, मोनोक्साइड का रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराना है आपको करस्पॉन्डिंग मेटल का हाइड्रोक्साइड ही सिर्फ मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। लेकिन जब आप किसी पेरोक्साइड का कराते हो वाटर के साथ रिएक्शन, Na2O2 आपका क्या है, सोडियम पेरोक्साइड। तो ध्यान रखना बच्चों, जब पेरोक्साइड को हम हीट मतलब पेरोक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल का हाइड्रोक्साइड तो मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ में एक एडिशनल प्रोडक्ट मिलता है विच इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसी तरह से अगर आप किसी सुपर ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो सुपर ऑक्साइड के केस में क्या होता है बच्चों, आपको मेटल हाइड्रोक्साइड तो मिलेगा ही, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी मिलेगा, बट साथ साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन भी लिबरेट होगा। तो याद बस इतना आप लोगों को रखना है बच्चों कि अगर कोई मोनोक्साइड है, मोनोक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो सिंपली आपको हाइड्रोक्साइड मिलेगा, उस मेटल का सिंपली हाइड्रोक्साइड दे दो। अगर आपको पेरोक्साइड दिया है और उसका अगर आपको वाटर दिया है ना रिएक्शन करने के लिए, तो आप सिंपली क्या याद रखना कि पेरोक्साइड है तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड तो मिलेगा ही, बट साथ साथ में H2O2 भी आपको एडिशनल अमाउंट में मिलेगा। और अगर कोई सुपर ऑक्साइड दिया है बच्चों तो सुपर ऑक्साइड के केस में वाटर के साथ जब रिएक्शन होगी तो मेटल का हाइड्रोक्साइड तो मिलेगा ही, H2O2 भी मिलेगा और साथ साथ में O2 भी मिलेगा, क्योंकि ये बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से मिलके बनता है। हमने ऊपर ही कहा था कि जब हम बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं तब जाके पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम आपका क्या बनाता है बच्चों, सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो एक्सेस ऑक्सीजन इसके पास होता है, तो इसीलिए वाटर के साथ रिएक्शन करने पे क्या करता है, ये ऑक्सीजन को भी लिबरेट करता है। आप इस तरह से याद रख सकते हो, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, दीज आर द इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट बच्चों, जितने भी रिएक्शंस हमने पढ़ा ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, काफ़ी ज़्यादा हीट को लिबरेट करता है जब इस रिएक्शंस को हम करवाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रिएक्शन विथ नाइट्रोजन है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम के अलावा बाकी कोई एलिमेंट इस रिएक्शन को नहीं दिखाते हैं। मतलब एस ब्लॉक के अंदर ग्रुप 1 में सिर्फ लिथियम ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, रेस्ट अदर नहीं करता है। अब नाइट्राइड का फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, तो लिथियम की वैलेंसी 1 है बच्चों,
ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट होते हैं सबकी वैलेंसी 1 है और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Li3n बनेगा। तो ये लिथियम नाइट्राइड है, इसका कलर होता है रूबी रेड, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद रेस्ट अदर बिल्कुल भी यहाँ पे नाइट्राइड नहीं बनाते, मतलब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ना सोडियम करता है, ना पोटाशियम करता है, ना रुबिडियम, ना सीजियम करता है, सिर्फ लिथियम करता है। नाउ दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लिथियम नाइट्राइड को लेके जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। Li3n लिथियम नाइट्राइड को अगर बच्चों हीट कर देंगे, ठीक है, तो हीट करने से लिथियम और नाइट्रोजन अलग हो जाता है, मतलब मेटल मिल जाएगा और नाइट्रोजन गैस मिल जाएगा। बैलेंस कर देंगे तो 2 नाइट्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे N2 के लिए 2 नाइट्रोजन बैलेंस कर दो, तो यहाँ पे लिथियम आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन होता है जब लिथियम नाइट्राइड को हीट किया जाता है। और दूसरा बच्चों, अगर Li3n को वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, इसको याद कैसे रखना है, देखिए, एक लिथियम के ऊपर +1 चार्ज है, तो 3 लिथियम के ऊपर कितना चार्ज होगा, +3, तो नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, -3। अब सामने रखा है बच्चों वाटर एंड OH नेगेटिव, ठीक है। अब नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव आयन को। अब -3 चार्ज है तो ये कितने पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, 3 को। तो 3H+ क्या करेगा बच्चों, एक N-3 के साथ कंबाइन करके NH3 बना देगा। अब रहा यहाँ पे क्या, देखो, अगर 3H+ लिया है तो 3 OH नेगेटिव भी तो होना चाहिए। अब बचा क्या मेरे पास, 3 Li+ बचा, और साथ में यहाँ पे सामने क्या रखा है, 3 OH- रखा है, तो 3 Li+ एंड 3 OH- कंबाइन करके क्या बना देगा, 3 मोल ऑफ LiOH बना देगा। तो आई हैव नॉट बैलेंस द इक्वेशन, आई जस्ट हैव रिटन ओनली द प्रोडक्ट। सो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा बच्चों, लिथियम नाइट्राइड जो होता है वाटर के साथ रिएक्शन करने पे लिथियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ साथ में अमोनिया गैस को प्रोड्यूस करता है। ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे है कि एल्कली मेटल जो आपके होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अगर उनके सामने कोई ऐसा कंपाउंड रख दिया जाए जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो उसके साथ भी वो रिएक्शन कर देते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। जैसे देखिए, एक तो कॉमन रिएक्शन है, अगर मैं सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ करा दूं तो सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है, क्योंकि वाटर का जो हाइड्रोजन होता है हाईली एसिडिक होता है, क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से। तो जितने भी कंपाउंड हैं जिनका हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होता है उनके साथ अगर एल्कली मेटल का रिएक्शन आप कराएंगे तो आपको हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता हुआ दिखेगा। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा बच्चों। तो यहाँ देखिए कुछ रिएक्शन है जो NCERT में हमें दे रखे हैं। सबसे पहले जैसे अगर बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा सोडियम हाइड्राइड है, ठीक है। सोडियम हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्शन करा तो यहाँ पे NaOH+ हाइड्रोजन बनाया। इवन इफ अगर बच्चों यहाँ पे मैं हाइड्राइड को छोड़ दूँ, मैं सिर्फ सोडियम का ही ले लेती हूँ रिएक्शन, इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर दीजिए, हम यहाँ पे सिर्फ सोडियम का रिएक्शन देखना चाहते हैं। तो सोडियम क्या करेगा बच्चों, वाटर के साथ रिएक्शन करके NaOH बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। इसी तरह से सोडियम का रिएक्शन अगर हम इस अल्कोहल के साथ कराते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, मतलब ये हाइड्रोजन आपका कैसा है बच्चों, ये एसिडिक नेचर का है, ठीक है। तो एसिडिक हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसे कि सोडियम के साथ रिएक्शन करके आसानी से क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। इसी तरह से सोडियम का रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ करा दिया जाए बच्चों तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन भी एसिडिक है, ठीक है। तो यहाँ से भी हाइड्रोजन क्या होगा, आपका हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा। और ये देखिए ये मॉलिक्यूल कौन सा है, दिस इज एसिटाइलिन। एसिटाइलिन के अंदर हाइड्रोजन कौन से कार्बन से लगा है, sp कार्बन से। तो sp कार्बन भी आपका काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, उससे लगा हुआ हाइड्रोजन भी बच्चों क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। आपको इतना ही ध्यान रखना है बच्चों, ये जो रिएक्शंस मैं अभी लिखवा रही हूँ यही इससे आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी एल्कली मेटल है, ठीक है, और उस एल्कली मेटल के सामने कोई ऐसा आपको मॉलिक्यूल दे दिया जाए जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, स्पेशली कौन कौन से याद रखने हैं, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है
या हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन से कनेक्टेड है, हाइड्रोजन अगर सपोज आपका नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, या sp कार्बन से अगर हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ऐसे केसेस अगर आपको दे दिया जाए किसी भी एल्कली मेटल के सामने, तो समझ लेना कि इन कंपाउंड के अंदर से हाइड्रोजन आपका किस फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा। बस इतना ही चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। रिएक्शंस आपको लिखने के लिए बच्चों नहीं आएगा, ठीक है। इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ एसिडिक हाइड्रोजन होगा वहाँ वहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट होगी। नेक्स्ट थिंग, रिएक्शन विथ हैलोजन में, तो हैलोजन के साथ रिएक्टिविटी आपको क्या कैसे ध्यान में रखनी है बच्चों। तो सबसे पहले देखिए, मेटल आपका हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा और MX टाइप का कंपाउंड बनाएगा। मेटल की वैलेंसी 1 है, हैलोजन की वैलेंसी भी 1 होती है, तो कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला होगा MX टाइप का। और ये जितने भी कंपाउंड होते हैं बच्चों सारे आयनिक होते हैं। एक्सेप्शंस आर देयर, एक्सेप्शंस क्या होती हैं, एक्सेप्शंस इज लिथियम का हैलाइड। लिथियम के जो हैलाइड होते हैं वो सारे क्या होते हैं आपके लिथियम के हैलाइड, जैसे LiF हो गया, LiCl हो गया, LiBr हो गया, Li हो गया। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये हमारा आयनिक नेचर का होता है और बाकी सारे हमारे कोवलेंट नेचर के होते हैं। LiF आपका वाटर में इंसॉल्युबल होता है, जो ऊपर मैंने रीज़न आप लोगों को दिया भी था। LiF स्टार्टिंग में ही आप लोगों को मैंने बताया था कि LiF होता है या लिथियम फॉस्फेट होता है। ये सारे जो कंपाउंड हमारे होते हैं वाटर के अंदर, या लिथियम कार्बोनेट हो गया वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या है बच्चों, LiF के वाटर में इनसॉल्युबल होने के पीछे, क्योंकि Li और F नेगेटिव दोनों का साइज काफ़ी छोटे छोटे हैं। स्मॉल कैटायन स्मॉल एनायन को स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ बाइंड रखेगा, और जब Li प्लस और F नेगेटिव काफ़ी स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड होंगे तो उनके बॉन्ड को तोड़ना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब इनकी लैटिस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, और लैटिस एनर्जी जिस कंपाउंड की ज़्यादा होती है उस कंपाउंड की वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती है। और बाकी जो बच्चों यहाँ पे बच्चों बचे हैं LiCl, LiBr, Li, ये ध्यान रखिएगा ये कोवलेंट होते हैं, और कोवलेंट नेचर के होने की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में तो कम होती है, लेकिन ये पिरिडिन सॉल्वेंट के अंदर, पिरिडिन के अंदर या अल्कोहल के अंदर या फिर ईथर के अंदर, मतलब जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें इनकी सॉल्युबिलिटी बच्चों हाई होती है बिकॉज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर। और अगर इनके बीच में भी कंपेयर करें तो फेजांस रूल के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसका होगा, Li का होगा, उससे कम होगा LiBr का, और सबसे कम होगा LiCl का। इन तीनों के बीच में मैं कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि जितने भी हमारे कंपाउंड होते हैं, जितने भी हैलाइड होते हैं ग्रुप 1 के, वो सारे हमारे आयनिक होते हैं। एक्सेप्शन इज लिथियम के हैलाइड, और उसमें भी लिथियम फ्लोराइड आपका आयनिक होता है, रेस्ट 3 हमारे क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं। और ये बात भी ध्यान में रख लीजिएगा कि इन तीनों के कोवलेंट कैरेक्टर होने की वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर बच्चों क्या होते हैं, आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा Li का, उससे कम होगा LiBr का, और सबसे कम होगा LiCl का। नाउ इसमें और क्या ध्यान में रखना है आप लोगों को, ऑल द हैलाइड ऑफ एल्कली मेटल आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट LiF बिकॉज ऑफ इट्स हाई लैटिस एनर्जी ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। राइट नाउ आई सेड बच्चों LiF आपका क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो ध्यान रखिएगा जितने भी हैलाइड होते हैं एल्कली मेटल फैमिली के, उनमें अगर हम लिथियम फ्लोराइड की बात करें तो इनका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, इस हैलाइड का जो सॉल्युबिलिटी होता है पानी के अंदर वो काफ़ी कम होता है। और एक और एक्सेप्शन है बच्चों सीजियम आयोडाइड का, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये दोनों चीज़ें आपके NCERT में दे रखी हैं। LiF के पीछे रीज़न क्या है, इसके लेस सॉल्युबल होने के पीछे रीज़न क्या है, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, सॉरी हाई लैटिस एंथैल्पी। LiF आपका क्या है बच्चों, वाटर में इनसॉल्युबल है। रीज़न अगर कोई पूछ ले तो रीज़न आप क्या देंगे इसका, इट इज़ हैविंग हाई लैटिस एंथैल्पी। क्यों लैटिस एंथैल्पी इसका ज़्यादा है, क्योंकि Li प्लस और F नेगेटिव का साइज छोटा छोटा है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। और एक यहाँ पे है बच्चों कंपाउंड हमारा सीजियम आयोडाइड। सीजियम आयोडाइड भी आपका वाटर में काफ़ी लेस सॉल्युबल होता है, और इसका जो लेस सॉल्युबल होने के पीछे जो रीज़न है दैट इज़ लो हाइड्रेशन एंथैल्पी।
जिस कंपाउंड की हाइड्रेशन एंथैल्पी काफ़ी लो होती है वो भी आपका पानी में काफ़ी ज़्यादा इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा सीजियम आयोडाइड का लो हाइड्रेशन एंथैल्पी रीजन है और LiF के अंदर हाई लैटिस एंथैल्पी रीजन है। अगर किसी कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है बच्चों तो भी कंपाउंड आपका क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। और अगर किसी कंपाउंड की हाइड्रेशन एंथैल्पी लो है तो भी आपका कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल होगा। तो ये दो रीज़न है जो अभी आप लोगों को मैंने बताया। तो ये दो एक्सेप्शन ध्यान में रखिएगा, सीजियम आयोडाइड एज वेल एज लिथियम फ्लोराइड। इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे हैलाइड होते हैं वो सारे वाटर के अंदर यूजुअली सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे है रिएक्टिविटी विथ लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया के साथ आपका एल्कली मेटल कुछ इस तरह का केमिकल रिएक्शन दिखाता है। मेटल आपका क्या करेगा, X+Y अमाउंट ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा। जहाँ पे X क्या इंडिकेट कर रहा है, X इज इंडिकेटिंग नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल जो मेटल कैटायन को सॉल्वेट कर चुका है, एंड Y यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल जो इस इलेक्ट्रॉन को सॉल्वेट कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हमारा रिएक्शन है बच्चों। मेटल ने सबसे पहले क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके M+ बनाया। अब इस M+ के चारों तरफ बहुत सारे X नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होके इस मेटल आयन को सॉल्वेट कर चुका है। इसको कहते हैं अमोनिएटेड कैटायन। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये भी क्या करेगा, बहुत सारे अमोनिया मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा और इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसको हम कहते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो इतना बस ध्यान में रखिएगा कि मेटल जो आपका है बच्चों ग्रुप 1 का, जब वो अमोनिया लिक्विड अमोनिया के अंदर उसको हम रख देते हैं तो एक्चुअल में इस तरह की रिएक्शन होती है। एक आपको अमोनिएटेड कैटायन मिलता है और एक आपको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मिलता है। नाउ एग्जाम के लिए आपको क्या क्या चीज़ें अब आपको ध्यान में रखनी है, तो ये सारे पॉइंट जो है बच्चों, ये सारे पॉइंट्स हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के काम में आएगा। पहला, सोल्यूशन हमारा ब्लू कलर का होता है। किस सोल्यूशन की बात हो रही है, मेटल इन लिक्विड अमोनिया। ये जो हमारा सोल्यूशन होता है यूजुअली ब्लू कलर का होता है। एंड ब्लू कलर जो है मतलब जो कलर है हमारा सोल्यूशन का, वो एक्चुअली में किसकी वजह से है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग ब्लू कलर ऑफ दिस मेटल इन लिक्विड अमोनिया सोल्यूशन। सेकेंड थिंग, पैरामैग्नेटिक आपका होता है, मतलब ये जो सोल्यूशन है वो यूजुअली पैरामैग्नेटिक होता है। और पैरामैग्नेटिक नेचर जो होता है बच्चों ये भी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो ब्लू कलर भी आपका अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से है, पैरामैग्नेटिक नेचर भी आपका अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की है। और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, रिड्यूसिंग नेचर भी मतलब इस सोल्यूशन का रिड्यूसिंग नेचर है, मतलब दूसरों को रिड्यूस करने की टेंडेंसी भी है। क्यों दूसरों को रिड्यूस करने की टेंडेंसी है, क्योंकि इनके पास अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी सामने वाले स्पीशीज को दे दे तो जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो इसका मतलब है इसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को देने की, और सामने वाले सब्सटेंस जब इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लेगा तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चों कि आपको अगर कलर का पूछा जाए रीज़न, तो कलर इज बिकॉज ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक नेचर की बात अगर पूछा जाए तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। रिड्यूसिंग नेचर अगर पूछा जाए तो यहाँ पे रिड्यूसिंग नेचर भी आपका अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ही होता है। बट अगर कंडक्टिविटी पूछा जाए बच्चों, तो कंडक्टिविटी किसी भी सोल्यूशन का किसकी वजह से होता है, आयन की वजह से। और आयन यहाँ पे दो तरह के हैं। आयन कौन कौन से हैं, एक अमोनिएटेड कैटायन भी है और एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन भी है। तो अमोनिएटेड कैटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिविटी को दिखाने के लिए। तो कंडक्टिविटी इज ड्यू टू अमोनिएटेड मेटल कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। पॉइंट नंबर 4 ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 3 मोलार से ज़्यादा हो जाता है, तो जो हमारा सोल्यूशन का कलर ओरिजिनली किस कलर का था बच्चों, ब्लू कलर का था। तो जैसे ही हमारा कंसंट्रेशन 3 मोलार के ऊपर चला जाता है, ब्लू कलर धीरे धीरे आपका कन्वर्ट किस में हो जाता है, ब्रॉन्ज कलर में। उसके बाद यहाँ पे देखिए जब लो कंसंट्रेशन था हमारा सोल्यूशन का, तो हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक नेचर कैसा था सोल्यूशन का, तो मैग्नेटिक नेचर था पैरामैग्नेटिक। लेकिन जैसे ही हमारा कंसंट्रेशन 3 मोलार के ऊपर चला जाता है, एक तो कलर में चेंज आ गया। ओरिजिनली आपका सोल्यूशन ब्लू कलर का था, लेकिन अब उसने किस तरह का कलर दिखाना शुरू कर दिया, ब्रॉन्ज कलर।
क्योंकि जब आपका कंसंट्रेशन बच्चों काफ़ी बढ़ जाता है ना, तो उस केस में क्या होते हैं, मेटल्स के जो कैटायन होते हैं वो कंबाइन करके पास आके मेटल क्लस्टर बना देते हैं, और जितने भी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन थे ये भी आपस में पास आ जाते हैं और पेयर अप हो जाते हैं। तो जब बच्चों कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो सारे मेटल के कैटायन पास आके क्लस्टर बना देते हैं, ठीक है। और उसी तरह से जब कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो ना, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो पास पास आ जाएंगे और एक दूसरे के साथ पेयर हो जाएंगे। तो जब पेयरिंग हो जाएगी बच्चों, तो मैग्नेटिक नेचर अब आपका कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। तो ध्यान रखिएगा, हाई कंसंट्रेशन पे एक तो ब्रॉन्ज कलर हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज हो चुका है। ओरिजिनली द सोल्यूशन वाज पैरामैग्नेटिक, but now the solution is actually diamagnetic. Next thing, नेचर ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सॉल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा ट्रिक मैंने आप लोगों को दिया है जो आप लोग ध्यान में रखेंगे। बस ये ध्यान रखना कि ये ट्रिक आपका हाइड्राइड के अंदर काम में नहीं आएगा बच्चों, एक्सेप्ट हाइड्राइड। आप बाकी जगह पे लगा सकते हैं, हाइड्राइड के केस में नहीं होगा, जो हमने ऊपर में डिस्कस किया था। याद कीजिए, ग्रुप 1 का जो हाइड्राइड था, लिथियम हाइड्राइड, उसके बाद सोडियम हाइड्राइड, उसके बाद पोटेशियम हाइड्राइड, उस केस में इस ट्रिक को हम नहीं लगाएंगे। रेस्ट अदर केसेस में हम इस ट्रिक को लगा सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द मेटल। जो भी मेटल है उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन। पोलराइजिंग पावर बच्चों किसका कितना होता है, ये Li+ है, हम ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं अभी, Li+, Na+, K+, Rb+, Cesium+। पोलराइजिंग पावर हमेशा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, साइज ऑफ आयन के। तो साइज ऑफ आयन जितना बड़ा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर कम होगी। तो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर इन पांचों में किसका है, Li+ का, फिर Na+ का, फिर K+ का, फिर Rb+ का, सबसे कम यहाँ पे Cesium+ का है। अब देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे कार्बोनेट की बात करूँ तो कार्बोनेट का जनरल फॉर्मूला क्या है, मेटल की वैलेंसी 2, और कार्बोनेट हमारा क्या होता है, CO3-2। तो चार्ज इसके ऊपर 2 है तो इसकी वैलेंसी भी 2 है, तो हमारा क्या बनेगा, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा, MCO3, ठीक है। तो MCO3 हमारा क्या है, यहाँ सॉरी मेटल की वैलेंसी 1 है क्योंकि हम ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 1 की मेटल की वैलेंसी 1 है, तो यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा, M2CO3। M2CO3 का मतलब है लिथियम आपका Li2CO3 बनाएगा, सोडियम आपका Na2CO3, पोटेशियम K2CO3, इस तरह से आपके कार्बोनेट बनेंगे। नाउ अगर बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा, पोलराइजिंग पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थर्मल स्टेबिलिटी। ये पोलराइजिंग पावर का सीक्वेंस है, ठीक है, छोटा कैटायन, लार्ज पोलराइजिंग पावर। तो अगर ये पोलराइजिंग पावर का सीक्वेंस है तो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर जिसका होगा उसके कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी उसी की होगी जिस कैटायन की पोलराइजिंग पावर सबसे लो होगा। तो लो पोलराइजिंग पावर वाला कैटायन कौन है, Cesium+। तो सीजियम कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, लिथियम की सबसे कम। नाउ इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि लिथियम कार्बोनेट ही आपका एकमात्र ऐसा कार्बोनेट है एल्कली मेटल फैमिली के अंदर बच्चों जिसको हीट किया जा सकता है, उसको डिकम्पोज किया जा सकता है। लिथियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज करके CO2 गैस को रिलीज कर देता है। अब Li2CO3 में से अगर एक CO2 निकाल दोगे, कितने लिथियम बचे, 2 लिथियम बचा, 1 ऑक्सीजन बचा, तो लिथियम ऑक्साइड के साथ साथ CO2 गैस आपको मिलता है। लेकिन बाकी जितने भी अदर मेटल कार्बोनेट है M2CO3, जहाँ पे मेटल आपका सोडियम से लेके लेटेस्ट से सीजियम तक है, कोई भी मेटल ले लो, लिथियम को छोड़ के बाकी जितने भी मेटल कार्बोनेट है बच्चों उनको कितना भी हीट कर दो ये बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रेस्ट अदर मेटल कार्बोनेट्स आपके डिकम्पोज नहीं होंगे, सिर्फ लिथियम ही होगा। और रही बात सॉल्युबिलिटी की, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जितने भी हमारे एल्कली मेटल के कंपाउंड है, स्पेशली मैं किसकी बात कर रही हूँ, कार्बोनेट की बात कर रही हूँ, बाइकार्बोनेट की बात कर रही हूँ, सल्फेट की बात कर रही हूँ, ये 3 ही चीज़ें आप लोगों को एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, एल्कली मेटल के कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो या सल्फेट हो, टॉप से बॉटम जाने पे इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है, ठीक है, इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ देखिए बच्चों,
अगर मैं लिथियम कार्बोनेट से लेके सीजियम कार्बोनेट तक की बात करूं, ठीक है, तो लिथियम कार्बोनेट से सीजियम कार्बोनेट तक जाते जाते हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ती जाएगी। मतलब टॉप से बॉटम जाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। मतलब सबसे ज़्यादा सॉल्युबल हमारा कौन होगा, सीजियम कार्बोनेट होगा, और सबसे कम कौन होगा बच्चों, लिथियम कार्बोनेट होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों, ये हमारा थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट एज वेल एज हमने किसके बारे में डिस्कस की, थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी ध्यान रखिएगा, टॉप से बॉटम जाने पे एल्कली मेटल के कार्बोनेट्स हो या बाइकार्बोनेट्स हो या सल्फेट हो, उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट का जनरल फॉर्मूला हमारा क्या है, मेटल की वैलेंसी 1 और बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3 माइनस। HCO3 माइनस की भी वैलेंसी 1 है, चार्ज -1 है, तो वैलेंसी भी 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, MHCO3। मेटल आप यहाँ पे कौन कौन सा होगा, लिथियम से लेके सीजियम तक होगा। अब जो ऊपर मैंने ट्रिक बताया है बच्चों, उस ट्रिक के हिसाब से जिसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है उसके कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी कम है, राइट। तो इसलिए सीजियम का पोलराइजिंग पावर लो है तो उसके कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा सीजियम का और सबसे लीस्ट बच्चों यहाँ पे लिथियम का है। अगर आपको ट्रिक समझ में आ गया तो आप सारे सीक्वेंस थर्मल स्टेबिलिटी का लगा सकते हो, एक्सेप्शन इज मेटल हाइड्राइड, ध्यान रखिएगा। नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, जितने भी बाइकार्बोनेट होते हैं उनको हीट किया जा सकता है। पिछले केस में हमने क्या कहा था, लिथियम के कार्बोनेट को छोड़ के बाकी जितने भी कार्बोनेट्स हैं उनको हम हीट नहीं कर सकते, मतलब उनको हीट अगर करेंगे भी तो डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं। लेकिन जितने भी बाइकार्बोनेट होते हैं बच्चों, अगर उनको हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होके अपना करस्पॉन्डिंग कार्बोनेट बना देते हैं। कहने का मतलब है, जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट करोगे तो बाइकार्बोनेट आपका डिकम्पोज होके सोडियम कार्बोनेट अलॉन्ग विथ CO2 एंड वाटर बना देगा। पोटेशियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट आपका क्या करेगा, पोटेशियम कार्बोनेट अलॉन्ग विथ CO2 एंड वाटर को प्रोड्यूस कर देगा। तो कोई भी बाइकार्बोनेट आप ले लो, आपको करस्पॉन्डिंग मेटल कार्बोनेट मिलता है अलॉन्ग विथ CO2 एंड वाटर मिलता है। बस एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, लिथियम का जो बाइकार्बोनेट होता है बच्चों, इनिशियली हीट करने से ये लिथियम कार्बोनेट देता है, बट जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि लिथियम कार्बोनेट एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ये हीटिंग के दौरान डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड बना देता है। तो यहाँ जो बाइकार्बोनेट आपने लिथियम का हीट किया था वो इनिशियली तो बनाता है लिथियम कार्बोनेट, बट फर्दर हीटिंग करने पे ये खुद से और भी ज़्यादा डिकम्पोज हो सकता है, और डिकम्पोज होने के बाद लिथियम ऑक्साइड के साथ साथ CO2 को फिर से रिलीज कर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों। लेकिन बाकी अदर केसेस में देखिए, अगर पोटेशियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा, बट अगर फर्दर हीट करोगे आगे जाके ये डिकम्पोज नहीं होगा। यहाँ भी अगर सोडियम कार्बोनेट बन गया, उसको फर्दर हीट करोगे देयर विल बी नो रिएक्शन। तो ये सारी बातें हैं जो अभी हमने सीखी। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे ये नोट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिथियम बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट इन द सोल्यूशन स्टेट, रेस्ट बाइकार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट इन द सोल्यूशन स्टेट। जितने भी हमारे बाइकार्बोनेट है, जितने भी मेटल के बाइकार्बोनेट है ग्रुप 1 के, उसमें अगर लिथियम के बाइकार्बोनेट की बात करें बच्चों, ये सोल्यूशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन बाकी रेस्ट आपके सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट्रेट की अगर बात करें तो नाइट्रेट बच्चों किसको कहते हैं, NO3 माइनस को। मेटल की वैलेंसी 1 है, नाइट्रेट की वैलेंसी भी 1 है, तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, MnO3 बनेगा। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है, सबसे पहले तो थर्मल स्टेबिलिटी बच्चों, तो स्ट्रिक को लगा दीजिए। हम क्या कहेंगे, सीजियम आयन जो होता है बच्चों, सीजियम आयन का पोलराइजिंग पावर सबसे लेस होता है, तो पोलराइजिंग पावर लेस होने की वजह से क्या होगा, इसके कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी और सबसे कम होगी लिथियम के कंपाउंड की। नाउ याद क्या क्या रखना है इसमें, लिथियम नाइट्रेट, वैसे तो बच्चों ये सारे जो कंपाउंड होते हैं उसमें जैसे जैसे लिथियम से सीजियम के नाइट्रेट की तरफ आप जाओगे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, मतलब इनको डिकम्पोज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ये लेगा अपने आप को डिकम्पोज करने के लिए, और सबसे कम टेम्परेचर आपका कौन लेगा, लिथियम नाइट्रेट लेगा। मतलब जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसको ज़्यादा हीट देना पड़ता है डिकम्पोज करने के लिए, और जो थर्मली लेस स्टेबल होता है उसको लो टेम्परेचर दे के भी उसको हम डिकम्पोज करवा पाएंगे। अब ये रिएक्शंस आपको बच्चों याद रखना है, क्योंकि ये रिएक्शंस ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
लिथियम का जो नाइट्रेट होता है उसको अगर हम हीट करते हैं तो लिथियम का ऑक्साइड मिलता है, प्लस साथ में NO2 मिलता है बच्चों विच इज़ अ ब्राउन कलर गैस, और साथ साथ में O2 मिलता है विच इज़ अ पैरामैग्नेटिक। MOT के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन, एंड 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हमारा क्या होता है बच्चों, इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक। तो ध्यान रखिएगा, लिथियम नाइट्रेट जो होता है उसको हीट करके लिथियम का मोनोऑक्साइड अलॉन्ग विथ NO2 एंड O2 मिलता है, लेकिन लिथियम के अलावा बाकी जितने भी मेटल नाइट्रेट हैं उनको जब हम हीट करते हैं तो हीट करके मेटल नाइट्राइट मिलता है अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन मिलता है। मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि सोडियम नाइट्रेट को हम हीट कर रहे हैं तो आप सिंपली क्या कहोगे, NaNO2 मिलेगा, सोडियम नाइट्राइट अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन मिलेगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि लिथियम का नाइट्रेट जो है वही डिकम्पोज होकर ब्राउन कलर का गैस NO2 प्रोड्यूस करता है, बट रेस्ट अदर जितने भी मेटल नाइट्रेट हैं वो NO2 गैस को लिबरेट नहीं करते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेटल नाइट्रेट है जो ब्राउन कलर का गैस प्रोड्यूस करेगा, या फिर अगर सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा नाइट्रेट है जो O2 गैस या फिर पैरामैग्नेटिक गैस को प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों यहाँ देखिए जो हमारा O2 है ये सभी मेटल आपके लिबरेट करते हैं, लिथियम तो करता ही है और साथ साथ में बाकी जो रेस्ट अदर मेटल नाइट्रेट है वो भी ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं ना। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें बच्चों तो जितने भी नाइट्रेट होते हैं एल्कली मेटल के सारे वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, सभी वाटर में सॉल्युबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होता है सल्फेट। नेक्स्ट हमारा सल्फेट है, तो सल्फेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, SO4-2, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। अब मेटल की वैलेंसी 1 है, सल्फेट की वैलेंसी है 2, तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, M2SO4 बनेगा। ठीक है, M2SO4 इज आवर जनरल फॉर्मूला ऑफ सल्फेट। अब इसमें क्या क्या याद रखना है आप लोगों को, सबसे पहले थर्मल स्टेबिलिटी बच्चों, तो फिर से एज यूजुअल जो ट्रिक मैंने आपको बताया ऊपर उसी को अप्लाई कीजिए। सीजियम का सल्फेट सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल होगा, मतलब इसको सबसे हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा हीट, मतलब इसको डिकम्पोज करने के लिए, और लिथियम आपका लो टेम्परेचर पे ही डिकम्पोज हो जाएगा। अब याद यहाँ पे ये रखना है बच्चों, लिथियम से सीजियम सल्फेट की तरफ थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती गई, मतलब कंपाउंड आपका हीट देने पे भी डिकम्पोज आसानी से नहीं हो पाएगा। नाउ this point is very important. Except lithium sulfate, other metal sulfate do not decompose even at a high temperature. अगर लिथियम सल्फेट की बात करें, इसको अगर हम हीट देते हैं बच्चों तो हीट देने से क्या होता है, SO4 का एक ऑक्सीजन लिथियम ले लेता है और लिथियम मोनोऑक्साइड बना देता है, और यहाँ से इनिशियली आपको SO3 गैस मिल जाता है। बट अगर और भी फर्दर हीट करोगे तो फर्दर हीट करने से SO3 भी आपका डिकम्पोज होके SO2 प्लस हाफ O2 बना देता है। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल हीटिंग करते हो तो ये आपको लिथियम मोनोऑक्साइड अलॉन्ग विथ SO3 दे देगा, लेकिन रेस्ट अदर जितने भी मेटल सल्फेट है M2SO4, जहाँ पे मेटल आपका सोडियम से लेके सीजियम तक हो सकता है, उनके सल्फेट को जब हम हीट करते हैं बच्चों देयर विल बी नो रिएक्शन, मतलब इनके हीट करने से भी ये कंपाउंड बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जिस तरह से कार्बोनेट के केस में था वैसा ही सल्फेट के केस में भी है। तो लिथियम सल्फेट का Li2O SO3, और फर्दर हीट करने से SO3 भी डिकम्पोज हो जाएगा SO2 एंड हाफ O2 में। रही बात सॉल्युबिलिटी की, तो जैसा कि बच्चों मैंने ऊपर आप लोगों को कहा था सॉल्युबिलिटी के दौरान कि जो कार्बोनेट होते हैं या फिर बाइकार्बोनेट होते हैं या फिर आपके सल्फेट होते हैं एल्कली मेटल के, टॉप से बॉटम जाने पे उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी यहाँ पे सीजियम के सल्फेट की होगी और सबसे कम सॉल्युबिलिटी यहाँ पे किसकी होगी, लिथियम के सल्फेट की। यहाँ पे हमारा लास्ट जो कंपाउंड है केमिकल रिएक्शंस का, दैट इज हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड हमारा क्या होता है बच्चों, मेटल की वैलेंसी 1 और हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव, इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है 1, तो कंपाउंड हमारा क्या बनेगा, MOH टाइप का बनेगा। जहाँ पे मेटल हमारा क्या क्या हो सकता है, मेटल कैन बी लिथियम टू सीजियम। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए बच्चों मेटल हाइड्रोक्साइड हमारा क्या क्या है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, KOH है, RbOH है एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड है।
थर्मल स्टेबिलिटी में फिर से वही लॉजिक लगाइए जो अभी मैंने ऊपर आप लोगों को ट्रिक दिया था। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हाइड्राइड को छोड़ के बाकी जगह पे आप लगा सकते हैं। तो देखिए सीजियम आयन का पोलराइजिंग पावर सबसे लेस होता है, तो इसके कंपाउंड का जो थर्मल स्टेबिलिटी होगा सबसे ज़्यादा होगा। तो सीजियम हाइड्राइड बच्चों सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल है। और सबसे अनस्टेबल कौन है बच्चों? लिथियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए जितने भी हाइड्रोक्साइड हमें दिए हैं उसमें सिर्फ लिथियम हाइड्रोक्साइड को ही हीट देने पे ये टूट जाता है, डिकम्पोज कर जाता है। क्या होता है, 2 मोल LiOH को सामने रख दो और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दोगे क्या बचेगा? 2 लिथियम 1 ऑक्सीजन। तो क्या होता है बच्चों कि जब हम LiOH को हीट कर रहे होते हैं उस हीटिंग के दौरान वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और साथ साथ में लिथियम का मोनोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। बट लिथियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे मेटल के हाइड्रोक्साइड हैं उनको हीट देने पे भी ये डिकम्पोज नहीं करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें बच्चों तो देखिए जितने भी हमारे हाइड्रोक्साइड है बच्चों इनके अंदर आपको करना बस इतना ही है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा मेटल का जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा उस मेटल की आयोनिक मतलब उस मेटल के कंपाउंड की आयोनिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगी। और जितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है उतना ज़्यादा वाटर के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है हमारा सीजियम का, मतलब इसके कंपाउंड का जो आयनिक कैरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा है। मोर विल बी द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, मोर विल बी द आयनिक कैरेक्टर ऑफ इट्स कंपाउंड, एंड मोर विल बी द आयनिक कैरेक्टर, मोर विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी। तो सबसे आसानी से डिजॉल्व कौन होगा? सबसे आसानी से सॉल्युबल आपका सीजियम हाइड्रोक्साइड होगा। और लिथियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी बच्चों इन पांचों में सबसे लीस्ट होती है। बेसिक नेचर की बात करें बच्चों तो बेसिक नेचर का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, या फिर आप ये कह सकते हैं कि टॉप से बॉटम जाने पे मेटालिक नेचर बढ़ता है। हमने ऊपर पढ़ा था कि टॉप से बॉटम जाने पे मेटालिक नेचर बढ़ता है। और मेटल की खासियत होती है किस तरह के ऑक्साइड को बनाने की? बेसिक ऑक्साइड को बनाने की। मेटल जितना ज़्यादा मेटालिक नेचर का होगा उसका ऑक्साइड उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। तो सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन है बच्चों? सीजियम। तो इसका हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हमारा सीजियम हाइड्रोक्साइड ही होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। और यहाँ पे लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है बच्चों ये एक वीक बेस है। इसको अगर छोड़ दे तो बाकी सारे हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस इन पांचों में कौन होता है बच्चों? सीजियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्योंकि इसका मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। और मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है इसका मतलब इसका बेसिक नेचर जो ऑक्साइड का है वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड लास्ट पॉइंट ध्यान में रखिएगा, लिथियम एंड मैग्नीशियम बच्चों एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेटेड है? डायगोनली रिलेटेड है। और डायगोनल रिलेशनशिप क्यों इनके बीच में है? तो इसके पीछे जो रीज़न है बच्चों ऑलरेडी मैं आप लोगों को जब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का 1 शॉट लिया था मैंने वहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे लास्ट हमारा जो इस ग्रुप 1 का पार्ट है दैट इज कंपाउंड ऑफ एल्कली मेटल। इसमें सबसे पहले कौन कौन से कंपाउंड के बारे में आपको ध्यान में रखना है और कौन कौन से मेन चीज़ें याद रखनी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला कंपाउंड है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NaOH। इसको हम बनाने के लिए जो रिएक्शन यूज़ करते हैं दैट इज कास्टनर केलेनर सेल। कास्टनर केलेनर सेल के अंदर क्या होता है? ब्राइन सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। अब ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है बच्चों? NaCl का एक्वस सोल्यूशन। NaCl के एक्वस सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। तो देखो क्या करेंगे, Na प्लस और Cl माइनस में, मतलब NaCl को पानी में डाल दो, ये पानी में जाने के बाद Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्वस है मतलब वाटर भी है सोल्यूशन में, तो वाटर के प्रेजेंस में क्या होगा? H प्लस एंड OH नेगेटिव होगा बच्चों। अब देखिए एक हमारे पास एनोड होता है जो कि पॉजिटिव रॉड होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और एक हमारा कैथोड होता है जो कि किस तरह का रॉड होता है? नेगेटिव रॉड होता है। तो कैथोड हमारा नेगेटिव रॉड है। अब देखिए बच्चों एनोड जो है सिंस वो हमारा पॉजिटिव रॉड है,
अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है आपको बच्चों, थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आएगा कि Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल बच्चों यहाँ पे Cl नेगेटिव का कम होता है। तो Cl नेगेटिव क्या करेगा, एनोड पे जाएगा और उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो क्या होगा देखिए, 2 Cl नेगेटिव एनोड पे पहुंचेगा, दोनों कंबाइन करके Cl2 बना देगा और साथ साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। रही बात कैथोड की, तो कैथोड हमारा कैसा चार्ज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है बच्चों, कास्नर कैलेंडर सेल के अंदर जो हम यहाँ पे कैथोड लेते हैं मर्क्यूरी का लेते हैं, और मर्क्यूरी रॉड के प्रेजेंस में Na+ का डिस्चार्ज होता है, ना कि H+ का होता है। तो क्या होगा देखिए, H+ एंड Na+ के अंदर Na+ जो है ये जाएगा कैथोड पे, और कैथोड पे 2 Na+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और बना देगा सोडियम मेटल, 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल। और ये जो सोडियम मेटल आपको मिल रहा है बच्चों, ये किस रॉड पे जाके डिपॉजिट होता रहेगा, मर्क्यूरी पे। और मर्क्यूरी पे जब वो डिपॉजिट होगा तो सोडियम मर्क्यूरी कंबाइन करके क्या बना देगा, सोडियम मर्क्यूरी एमेल्गम। और जैसे ही आपको सोडियम मर्क्यूरी एमेल्गम मिलेगा, उस एमेल्गम का क्या होता है बच्चों, वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया जाता है। एंड जैसे ही सोडियम मर्क्यूरी एमेल्गम का वाटर के साथ रिएक्शन होता है, आपको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको मिलेगा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ साथ में यहाँ पे आपको क्या मिलता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस मिलता है, और साथ साथ में आपको फ्री मर्क्यूरी मिल जाता है। तो ये रिएक्शन ध्यान में रखिएगा, यही सारा रिएक्शन हमारा कहाँ पे होता है, कास्नर कैलेंडर सेल में होता है। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन विच आई हैव टेकन फ्रॉम NCERT। बहुत ध्यान में रखना है आप लोगों को बच्चों कि जो NaOH होता है बच्चों, एक तो ये डेलिकेसेंट होता है, और साथ साथ में NaOH के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसको ओपन एटमॉस्फेयर में रख दोगे तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से CO2 को कंबाइन कर लेता है, और NaOH CO2 के साथ जब कंबाइन करेगा तो कंबाइन करके सोडियम कार्बोनेट बना देगा। क्यों रिएक्शन हो रही है इनके बीच में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों बेसिक है, और CO2 हमारा नॉन मेटल का ऑक्साइड है। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक होता है, और एसिड और बेस आपस में कंबाइन करके सॉल्ट बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये बात को भी। दूसरा कंपाउंड है बच्चों हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं दैट इज सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस में 2 स्टेप में हमारा रिएक्शन होता है। हम क्या करते हैं, अमोनिया, वाटर और CO2 को कंबाइन करके अमोनियम बाइकार्बोनेट बना देते हैं, और इस अमोनियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन जब NaCl विच इज़ अ ब्राइन सोल्यूशन उसके साथ जब किया जाता है तो ब्राइन सोल्यूशन के साथ ट्रीटमेंट करने के बाद सोडियम बाइकार्बोनेट आपको मिल जाता है, और इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं बच्चों तो हीट करके हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। तो सॉल्वे प्रोसेस में आपको यही ध्यान में रखना है बच्चों कि हमारा रॉ मटेरियल कौन कौन सा है। तो रॉ मटेरियल हमारा अमोनिया है बच्चों, और साथ साथ में CO2 है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसी को यूज़ करके हम इस रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं। Now, this method is not at all useful. Very, very important line again. This method is not at all useful for the preparation of potassium carbonate and potassium bicarbonate, as potassium bicarbonate cannot be precipitated. देखो बच्चों, इस रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे पहला स्टेप आपका होगा और दूसरा स्टेप होगा, दूसरे स्टेप में आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिल रहा है। एक्चुअली में ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होता है, ये वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल होता है, और लेस सॉल्युबल होने की वजह से इसको प्रेसिपिटेट आसानी से किया जा सकता है। और जैसे इसको आसानी से प्रेसिपिटेट किया जाएगा, इसको हम आसानी से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद आप उसको क्या करोगे, हीट करके सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करा दोगे। लेकिन अगर मान के चलो मुझे यहाँ पे सोडियम की जगह पे पोटेशियम चाहिए, तो NaCl के जगह पे हम किसको यूज़ करते हैं, यहाँ पे KCl को। और KCl को अगर हम यूज़ करते बच्चों तो हमें KHCO3 मिल जाता, लेकिन KHCO3 जो होता है इसका वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होता है। तो वाटर में सॉल्युबिलिटी जिसका ज़्यादा है उसको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए सिंस इसको प्रेसिपिटेट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हम सॉल्वे प्रोसेस को पोटेशियम बाइकार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट को बनाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। एंड लास्ट यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जिनको ध्यान में रखना है, अलॉन्ग विद द टेम्परेचर ऑल्सो। टेम्परेचर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। सोडियम कार्बोनेट डॉट ये जो Na2CO3 डॉट 10H2O है जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं बच्चों, अगर आप इसको एग्जैक्टली 375 केल्विन पे हीट करते हो तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करके 9 वाटर यहाँ पे
एक वाटर मॉलिक्यूल बच्चों रह जाएगा, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। जब 375 केल्विन पे आप हीट करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है, 9 वाटर मॉलिक्यूल आपका लॉस हो जाता है और उसके बाद एक वाटर मॉलिक्यूल आपका रह जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रेट कहते हैं। मोनो मतलब सिंगल, इसमें एक ही वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसमें मोनोहाइड्रेट होगा और इसको हम क्या कहते हैं, डेकाहाइड्रेट कहते हैं। अब डेकाहाइड्रेट को बच्चों जब आप 375 केल्विन पे हीट करते हो, ये मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय लूजिंग 9 वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन जब आप बच्चों इसको 375 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हो, 375 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करने से क्या होता है, ये कंपाउंड के अंदर से 100% ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन का लॉस होता है और लॉस होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 में। इसको हम कहते हैं सोडा ऐश। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी आ जाता है सोडा ऐश किसको कहा जाता है। तो सोडा ऐश हमारा बच्चों क्या है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है, जिसमें एक भी वाटर मॉलिक्यूल का कंटेंट नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का सोर्स हमारा सी वाटर होता है। सी वाटर के अंदर 2.6 से लेके 2.9% तक हमारा सोडियम क्लोराइड अवेलेबल होता है। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3। इसको भी हम सॉल्वे प्रोसेस से ही बना पाएंगे, क्योंकि सॉल्वे प्रोसेस में देखिए NaHCO3 हमारा यहाँ पे बना था और इसी के बनने के बाद ही तो हम इसको निकाल के और इसको हीट करके सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर पाए थे। ठीक है, तो अगर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट ही बनाना है तो हम रिएक्शन को यहाँ तक ही रोक देंगे, इस स्टेप को नहीं करवाएंगे। तो सोडियम कार्बोनेट हो या सोडियम बाइकार्बोनेट हो, दोनों ही हम सॉल्वे प्रोसेस से बना सकते हैं। और 3 बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिनको ध्यान में रखना है आप लोगों को। चाइल्ड सॉल्ट पेटर अगर कहा जाए तो ये NaNO3 को कहा जाता है। इंडियन सॉल्ट पेटर आपका KNO3 होता है। एंड ग्लोबल सॉल्ट जो आपका होता है बच्चों, ये Na2SO4.10H2O को कहा जाता है। ये तो 3-4 कंपाउंड हमारे इंपॉर्टेंट है। और एक और याद रखिएगा, Na3AlF6, इसको हम क्रायोलाइट कहते हैं। ये 4-5 जो कंपाउंड है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं ग्रुप 1 के, जिनके बारे में कई बार आप लोगों को पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमने ग्रुप 1 को कवर कर लिया है। मतलब ग्रुप 1 जो हमारा एल्कली मेटल है उसको हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया है। एंड उसके बाद सेकेंड पार्ट में बच्चों हम ग्रुप 2 को भी अच्छे से कवर कर लेंगे और इस तरह से हमारा एस ब्लॉक का कंप्लीट रिविजन हो जाएगा। मैंने एक भी पॉइंट जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम से रिलेटेड है, मैंने कोई भी पॉइंट बच्चों स्किप नहीं किया है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका 100% जो आपका रिवीजन होगा इस ब्लॉक से लेके, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई हैव कवर्ड एवरी टॉपिक, और जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू NCERT, उनको मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली फिनिश किया है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को मदद मिलेगा इस वीडियो से। और अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, एज वेल एज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।